डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गणतंत्र दिवस परेड में नहीं आने की पुष्टि के बाद अब भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को नई दिल्ली की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत आने का यह न्योता स्वीकार कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को यह निमंत्रण ऐसे समय पर दिया गया है जब अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर थोड़ी खटास चल रही है। ऐसा छठवीं बार है जब फ्रांस के नेता नई दिल्ली में होने वाली शानदार परेड में चीफ गेस्ट होंगे। मैक्रो ऐसे समय पर भारत आ रहे हैं जब दोनों देशों के बीच राफेल से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोस्ती बहुत मजबूत हो गई है, और इसी वजह से फ्रांस को भारत के लिए नया रूस तक कहा जाने लगा है। फ्रांस एकमात्र राष्ट्र है जिसके नेता को इतनी बार गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि बनाया गया है। भारत और फ्रांस के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। इससे पहले योजना बनी थी कि अमेरिका समेत क्वाड देश भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनेंगे। इस परेड के ऐन मौके पर क्वाड देशों, खासकर अमेरिका के शेड्यूल नहीं बनने के नाम पर झटका देने के बाद अब दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि बाइडेन ने भारत आने की बजाय इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी करने को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से बाइडेन का यह दौरा नहीं हो पाया है। इसी वजह से क्वाड देशों की बैठक को भी टाल देना पड़ा है। वह भी तब जब क्वाड के ध्रुव विरोधी चीन ने दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिमालय तक में अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है। भारत और फ्रांस के दोस्ती की बात करें तो यह लगातार परवान चढ़ रही है। पीएम मोदी इसी साल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे। साल 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंड गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राफेल फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदा है। अब फ्रांस भारत को नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट देना चाहता है, जो ताकत में बेजोड़ है। पहली बार साल 1976 में फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जैक शिराक पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। गणतंत्र दिवस परेड में भारत के लिए बेहद अहम है और इस दौरान कूटनीतिक तथा सैन्य ताकत का खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। इसी वजह से दुनिया की भारत के गणतंत्र दिवस परेड पर नजर रहती है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को 6 की संख्या में स्कॉर्पियन पनडुब्बी दी है तथा 3 और के खरीदने की बात चल रही है। ये किलर पनडुब्बियाँ चीन और पाकिस्तान की नौसेना से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस ऐसा एकमात्र देश है जिसने भारत से दूसरी बार परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। भारत और फ्रांस के बीच वैश्विक मंचों पर करीबी जुगलबंदी देखी गई है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इस वैश्विक संस्था में पूरा समर्थन करता है। फ्रांस ने वादा किया कि वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। साल 2019 में पीएम मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच यह संबंध और मजबूत होता जा रहा है। इमैनुअल मैक्रों ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर अन्य देशों के विपरीत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चीन की बुलाई बैठक में भारत का समर्थन किया था। फ्रांस ने मसूद अजहर को लेकर आए प्रस्ताव पर भारत का समर्थन किया था। इन्हीं वजह से अब फ्रांस के बारे में कहा जा रहा है कि भारत के लिए नया रूस बन गया है। अब तक रूस ही दशकों से भारत का समर्थन करता रहा है। आइए अब हम राजौरी पुंछ अटैक के बारे में बात करें। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस आतंकी हमले के बाद रक्षा सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी घाटी में आतंक को फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने 25 से 30 आतंकियों की घुसपैठ कराई है, जो राजौरी पुंछ सेक्टर के वन क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। सेना को संदेह है कि इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की योजना के निशाने पर लद्दाख सेक्टर है। दरअसल चीन से मुकाबला करने के लिए सेना ने लद्दाख में भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती की है। हालांकि पाकिस्तान राजौरी और पुंछ में आतंक को एक्टिव कर लद्दाख सेक्टर से सैनिकों को हटाने और इस क्षेत्र में बलों को फिर से तैनात करने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि 2020 में भारत चीन सीमा पर बड़े तनाव के बाद भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिफॉर्म फोर्स को पुंछ सेक्टर से लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया था। तब से वहां पर बड़ी मात्रा में सैनिकों की तैनाती है, जिससे चीन पर दबाव डाला जा सके। रक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन ने गठजोड़ किया है, जिससे भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर सेक्टर से बाहर न निकलने और चीन सीमा पर सैनिकों को तैनाती नहीं करने का दबाव डाला जा सके। सूत्रों ने कहा कि लगभग 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए पुंछ राजौरी सेक्टर के ऊपरी इलाकों में जंगली इलाके में छिपे हुए हैं। जब से यूनिफॉर्म फोर्स
दाक ऑपरेशन के लिए रवाना हुई है। पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ हमले करने के लिए पाकिस्तान से अपने आतंकवादियों को क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया है, जिससे भारत को क्षेत्र में अपने सैनिकों को फिर से तैनात करने के लिए मजबूर किया जा सके। बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक और ब्रिगेड को तैनात किया था और क्षेत्र में सफलता हासिल की है। आइए हम इसराइल के बारे में बात करें। इसराइल की सेना की ओर से गाज़ा में की जा रही हवाई और ज़मीनी कार्रवाई ने हालिया दशकों में हुए युद्धों की तबाही को पीछे छोड़ दिया है। इसराइल ने जो बमबारी गाज़ा पर की है वो इस लड़ाई को वियतनाम युद्ध के करीब ले जा रही है। इसराइल ने गाज़ा पर 2000 पाउंड के सैकड़ों बम गिराए हैं, जिसका इस पैमाने पर इस्तेमाल वियतनाम के बाद कभी भी नहीं देखा गया था। 50 साल के बाद दुनिया इस तरह से किसी जगह पर बमबारी देख रही है। वहीं मौतों के मामले में भी यह जंग भयावह साबित हुई है। इतनी संख्या में हाल के सालों में किसी लड़ाई में मौतें नहीं हुई हैं। CNN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सिंथेटिक के साथ मिलकर गाज़ा युद्ध पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट कहती है कि गाज़ा में युद्ध के पहले महीने में इसराइल ने सैकड़ों बमें गिराए थे। उनमें से कई 1000 फीट से ज़्यादा की दूरी तक लोगों को मारने में सक्षम थे। युद्ध के शुरुआती दिनों की सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि 40 फीट की माप वाले के 500 से अधिक गड्ढे हैं, जो 2000 पाउंड के बमों की वजह से बने हैं। ये इराक के मोसूल में युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा ISIS में गिराए गए सबसे बड़े बमों में 4 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने ISIS के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान केवल एक बार 2000 पाउंड का बम गिराया। यह सीरिया में तथाकथित खलीफा को स्वघोषित राजधानी रक्का पर गिरा। हथियार और युद्ध विशेषज्ञों की बढ़ती मौतों के लिए 2000 पाउंड के बम जैसे भारी हथियारों के व्यापक उपयोग के जिम्मेदार मानते हैं। गाज़ा की बहुत घनी है, इसलिए इस तरह के भारी हथियारों के उपयोग का ज़्यादा असर होता है। DC आधारित समूह CIVIC के कानूनी जानकार जॉन चैपल ने कहा कि गाज़ा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में 2000 पाउंड के बमों के इस्तेमाल का मतलब है कि यहाँ के लोगों को इससे उबरने में दशकों लगेंगे। गाज़ा में बड़े पैमाने पर हुई तबाही को लेकर इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काफ़ी दबाव बनाया है। यहाँ तक कि उसके कट्टर सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अंधाधुंध बमबारी से बचने के लिए कहा है। इजरायली अधिकारियों ने तर्क दिया कि हमास को ख़त्म करने के लिए उसके भारी हथियार आवश्यक हैं। हमास एक विशाल सुरंग नेटवर्क पर निर्भर है। गाज़ा में इसराइल का तर्क है कि भारी हथियार बंकर बस्टर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हमास के भूमिगत बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में मदद मिलती है। इसराइल के दावों के उलट विषयों का कहना है कि 2000 पाउंड के बमों का इस्तेमाल आमतौर पर पश्चिमी सेनाओं द्वारा बहुत कम किया जाता है। वहीं गाज़ा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों पर इसका ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून भी इस तरह के अंधाधुंध बमबारी पर रोक लगाता है। पूर्व अमेरिकी रक्षा खुफिया विश्लेषक संयुक्त राष्ट्र के पूर्व युद्ध अपराध जांचकर्ता मार्क ग्लास्को का कहना है कि गाज़ा में इसराइल की बमबारी के पहले महीने जिस तरह की बमबारी है वो वियतनाम युद्ध के बाद कभी नहीं देखी गई। ग्लास्को ने कहा कि गाज़ा में बमबारी की तुलना करने के लिए आपको वियतनाम युद्ध पर वापस जाना होगा। यहाँ तक कि दोनों इराक युद्धों में भी इतने बड़े पैमाने पर बमबारी नहीं हुई। CNN ने अमेरिकी AI कंपनी सिंथेटिक ने गाज़ा पट्टी पर उपग्रह इमेजरी में गड्ढों, धुएं के गुबार और क्षतिग्रस्त इमारतों का पता लगाने के लिए रैपिड स्वचालित छवि वर्गीकरण RAIC का उपयोग किया। सैटेलाइट इमेजरी और वीडियो दिखाता है कि इसराइल के सैन्य ऑपरेशन ने घिरे हुए इलाकों के कई हिस्सों में तबाही मचाई है। सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस के अनुसंधान निदेशक और पूर्व में लैरी लुइस ने कहा है कि 2 महीनों में हमने गाज़ा के इस छोटे से क्षेत्र में हमलों का स्तर वैसा ही पाया जैसा हमने मोसूल और रक्का में देखा था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।